ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि, बृहस्पति, राहु, केतु इन चारों ग्रहों के मिश्रित प्रभाव के बारे में, जो कि रहेगा मई 2024 से मार्च 2025 तक। ये ऐसे 11 महीने हैं या 10 से 11 महीने का कालखंड है जब ये सारे ग्रह मिलकर आपके कुछ भावों पर संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से प्रभाव डालेंगे। इस वर्ष मई के ही स्टार्ट में 1 मई को ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है। बाकी जो 3 बड़े ग्रह हैं केतु, शनि और राहु, इनमें से किसी का भी राशि परिवर्तन इस वर्ष नहीं हुआ और ना ही होगा। जब बड़े ग्रह राशि बदलते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वर्ष 2025 में ये चारों ग्रह राशि बदलेंगे और आसपास ही बदलेंगे। मार्च के महीने में शनिदेव बदलेंगे और मई के महीने में ये तीनों ग्रह आसपास ही राशि बदल लेंगे। बहुत उथल पुथल मचेगी, बहुत चेंजेस आएंगे, अच्छे और बुरे। ऐसा ही वर्ष 2022 में भी हुआ था, अप्रैल के महीने में 2022 में, जब इन चारों ग्रहों ने आसपास राशि बदला था और कई लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे। जिनकी कुंडली अच्छी थी, दशांतर दशा अच्छी चल रही थी, उनके अच्छे बदलाव, अन्यथा बुरे बदलाव। लेकिन ये ऐसा साल है जब इनमें से अधिकतम ग्रह राशि नहीं बदल रहे, तो स्थिरता की ओर भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव नहीं बदलेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज ने जब अपनी राशि बदली, जब वो आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम में आ गए, तो उनका जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बाकी ग्रहों के साथ था वो बदल गया। तो हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जब बृहस्पति महाराज का गोचर हुआ है तो उनका बाकी 3 बड़े ग्रहों के साथ क्या क्या प्रभाव बदलेगा। 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे इस वीडियो के। पहला होगा शनि और बृहस्पति महाराज का केंद्रादि योग, दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में है तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। दूसरा होगा आपके लग्न पर ही राहु की दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि, यानी कि ट्रिपल एक्टिवेशन आपके लग्न भाव का। तीसरा केंद्र बिंदु होगा आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि और केतु महाराज का खुद बैठना, यानी कि आपके 11वें भाव का एक्टिवेशन। और चौथा पॉइंट होगा बृहस्पति और केतु की परस्पर दृष्टि और उन दोनों का ही प्रभाव आपके 30 घर पर। तो इन 4 प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर हम काम करेंगे। मैंने बृहस्पति महाराज की वीडियो बनाए रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पर, जिसने नहीं देखी अभी देख सकते हैं। ये जो वीडियो होगा ये प्रेडिक्शंस के साथ साथ एक प्रकार का गाइडेंस टूल होगा कि ज्योतिषीय हिसाब से आप अपने जीवन की ऊर्जा को किस डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरा वृश्चिक लग्न राशि है तो अलग बनाइए और मेरी वृश्चिक चंद्र राशि है तो अलग बनाइए, वो नहीं हो सकता। कहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है, आपको कहाँ से ज़्यादा सूट होता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, प्रैक्टिकल एक बैठेगी। और कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले केंद्र बिंदु से, जो कि है शनि और गुरु महाराज का केंद्रादि योग। केंद्रादि योग तब बनता है जब कोई भी 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठते हैं, यानी कि 1, 4, 7, 10 में बैठते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर तो लग्न से भी देखें तो दोनों ही ग्रह आपके केंद्रों में बैठे हैं। केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है और कोई भी ग्रह जब एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठते हैं तो वो दूसरे ग्रह को या एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा इस केंद्र बिंदु का, वो ये है कि शनि भी आपके केंद्र भाव में है और गुरु भी आपके केंद्र भाव में है। और जैसा मैंने कहा कि लग्न से जो केंद्र भाव बनते हैं 1, 4, 7, 10, ये विष्णु स्थान इनको कहा जाता है। इनको आपकी कुंडली का स्तंभ कहा जाता है। तो जब ये दोनों इस प्रकार से बैठकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी दोनों ही एट इट्स पीक। यानी कि ये जो वर्ष है करीबन 11 महीने का जो समय है, इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी को कोई नहीं छू पाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को कोई नहीं छू पाएगा और इन दोनों के ही दम पर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि ये दोनों ही स्तंभ, ये जो विष्णु स्थान होते हैं, केंद्र भाव होते हैं, ये जीवन का स्तंभ होते हैं। और यहाँ पर जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं केंद्र में बैठकर, तो ये एक प्रकार से आपके एक नए जीवन की नींव भी रखने के बराबर है। कई बार होता है कि जीवन में बहुत उथल पुथल मचती है,
एक मौका चाहिए होता है कि हाँ, जहाँ पे हम कुछ कर पाएँ, और अधिकतम लोगों को वो मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अधिकतम लोग एक सामान्य जीवन जीकर रह जाते हैं। लेकिन ये वो समय है जहाँ पर आपको सामान्य जीवन से अपने जीवन का जो स्तर है उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा, उसको ऊपर लेके जाना का मौका मिलेगा, और जैसा मैंने कहा, एक नए जीवन की नींव यहाँ पर रखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ ही ये लॉन्ग टर्म कुछ करने का एक मौका देते हुए दिख रहे हैं। ये जो 11 महीने का कालखंड है, इसमें आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, ये नई नींव रखने का समय है। तो अपने जीवन को एक नए आउटलुक देने के लिए, अपने जीवन को एक नया स्तर देने के लिए, अपने जीवन को एक नई पहचान देने के लिए सबसे अच्छा 11 महीने का कालखंड है। दूसरा पॉइंट यह है कि शनि और बृहस्पति दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में है। तो ये आपके जीवन को बहुत स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। कैसे? देखिए, शनि स्थिर स्वभाव की राशि में है और बृहस्पति भी स्थिर स्वभाव की राशि में है। 2, 5, 8, 11 ये सारी ही स्थिर स्वभाव की राशियां हैं। और ये बार बार नहीं होता कि शनि और बृहस्पति दोनों स्थिर स्वभाव की राशियों में हो। अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशियों में है। 25 में शनि आ जाएंगे मीन में और बृहस्पति चले जाएंगे मिथुन में, दोनों ही द्विस्वभाव की राशि में हुए। 26 की बात करें तो शनि महाराज यहीं पे रहेंगे, बृहस्पति महाराज यहाँ पे आ जाएंगे चर स्वभाव की राशि में, शनि होंगे द्विस्वभाव राशि में। 27 की बात करें तो बृहस्पति महाराज आ जाएंगे स्थिर स्वभाव की राशि में और शनि महाराज आ जाएंगे चर स्वभाव की राशि में। तो इन दोनों ग्रहों का होना स्थिर स्वभाव की राशि में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भाग्य है तो एक कर्म है। इसलिए दोनों जब आपके स्थिर स्वभाव की राशियों में रहेंगे और आपके केंद्र भाव में रहेंगे, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो हमेशा डिजायर्ड होती है हर व्यक्ति के लिए, वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो योग है शनि और बृहस्पति का, ये एक प्रकार से बहुत अच्छा धन योग भी आपके लिए बन रहा है। कैसे? बृहस्पति जो है वो आपके धन स्थान के और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और शनि महाराज आपके तीसरे घर और चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर क्या दिखाता है? खुशियां, मेटेरियलिस्टिक गेन, और तीसरा घर क्या दिखाता है? आपके एफर्ट्स। इसलिए जब इन दोनों की युति तो नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों का जब केंद्रादि योग बन रहा है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कांस्टेंट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपको लग्जरीज की प्राप्ति होगी, आपका जीवन लग्जूरियस बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी चौथे घर में है और यहाँ पर लक्ष्मी योग बन रहा है, एफर्ट्स और आपके चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ केंद्रादि योग में है, यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर पाएंगे, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आपको भी प्राउड करेगा और आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर प्राउड फील करवाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो मेटेरियलाइज होंगे, यानी कि जो भी आपने मेहनत करी है वो मनी के रूप में, धन के रूप में, लग्जरीज के रूप में, सुख के रूप में, भौतिक सुखों के रूप में आपको इस वर्ष में प्रदान होगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका अगला पॉइंट ये है कि शनि महाराज देखिए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ही केंद्र भाव में हैं, तो शनि महाराज कहाँ देख रहे हैं? आपके कर्म स्थान को। और बृहस्पति बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, यानी कि कर्मों के द्वारा रिकॉग्निशन, सप्तम भाव होता है रिकॉग्निशन का। तो जो आपने कर्म करके रखे हैं, ये नहीं कि इसी टाइम में जो आप कर्म करेंगे, जो आपने मेहनत करके रखी थी पिछले कुछ महीनों से, सालों से, जिसका आपको ड्यू नहीं प्राप्त हो रहा था, ये वो साल है जब आपको अपनी मेहनत का एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, अपनी मेहनत का ड्यू देखने को मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, आपको एक नई अलग पहचान बनाने को मिलेगी। और वृश्चिक के लिए अवश्य ये साल पहचान बनाने का ही है, इस वर्ष को हाथ से जाने मत दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले केंद्र बिंदु की तरफ। सेकंड वो है कि देखिए, ये तो वर्ष सच में कहूँ तो वृश्चिक का ही है, क्योंकि ये वर्ष बार बार आएगा नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस साल आपके लग्न भाव पर 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा। उनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जो डबल एक्टिवेशन करते हैं, यानी कि अपने आप में रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। वो है शनि और बृहस्पति, और राहु का प्रभाव भी रहेगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि। लेकिन ये जो 2 ग्रह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि क्या है ना, बृहस्पति भाग्य है और शनि काल है, इसलिए इन दोनों का जब संयुक्त रूप से किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है ना, तो वो भाव इतना एक्टिवेट हो जाता है कि
जैसा मैं कई बार बताता हूँ ना कि वो कुंडली या योग या दशा अंतर्दशा से भी ऊपर उठकर प्रभाव देने की क्षमता रखता है। और वही आपके साथ हो रहा है कि आपका लग्न भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। ये साल आपके जीवन का, आने वाले कुछ साल और पिछले कुछ साल, इन सब में से एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। अब देखिए दोबारा कब ऐसा होगा कि आपके लग्न पर शनि और बृहस्पति की दोबारा दृष्टि रहेगी। मुझे नहीं दिख रहा आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है कि दोनों की ही दृष्टि, हाँ 2026 में बृहस्पति यहाँ पे आएंगे तो आपके लग्न को देखेंगे, लेकिन दोनों की दृष्टि संयुक्त रूप से आपके लग्न भाव पर, या दोनों का प्रभाव संयुक्त रूप से लग्न भाव पर कब होगा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मतलब कि बहुत टाइम बाद हो सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में तो नहीं दिख रहा। तो ये बहुत विशेष आपका एक साल है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक आपका साल है। ये ऐसा वर्ष है जो लाइफ चेंजिंग, मैं ये पुनः कहूँगा लाइफ चेंजिंग ईयर है ये वृश्चिक के लिए। इस वर्ष से अच्छा या इस वर्ष से महत्वपूर्ण, इस वर्ष से बड़ा बदलाव लाने वाला साल आने वाले कुछ वर्षों में आपको नहीं प्राप्त होने वाला। अब यहाँ पर हम शनि की बात करें, बृहस्पति की बात करें। शनि आपके सभी के लिए कर्म के कारक हैं, और शनि आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं और आपके लग्न भाव को भी देख रहे हैं। और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, वो आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। यानी कि भाग्य और कर्म दोनों का आपके लग्न भाव को पर प्रभाव है। ये अवश्य बता रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपने जो भी मेहनत करी है, वृश्चिक का साल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वृश्चिक वाले मेहनती लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए तो उसमें अपनी इतनी मेहनत लगा देते हैं, इतना एफर्ट्स लगा देते हैं कि कोई जवाब नहीं। मैं कई ऐसे वृश्चिक वाले लोगों को जानता हूं जिनका पैशन किसी चीज़ में अगर है तो वो उसमें अपनी ऊर्जा से ज़्यादा, अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने हिम्मत से ज़्यादा जाकर उसमें अपने जो एफर्ट्स हैं वो डालते हैं, लेकिन कभी कभी उसका ड्यू उनको बहुत आराम से प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये वो वर्ष है जहाँ पर आपको अपने ड्यूज प्राप्त होंगे। मैंने कहा ना, ये लग्न का इस प्रकार से एक्टिवेशन होना ये सिंपल बात नहीं है, ये बार बार नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता कि उनका लग्न शनि और बृहस्पति द्वारा बार बार प्रभावित हो। ये आने वाले टाइम में कब होगा कोई नहीं जानता कि लग्न पर शनि और बृहस्पति की दोबारा दृष्टि हो। मे भी जब कभी आज से 6-7 साल वाले बाद जब आपके बृहस्पति लग्न भाव में होंगे, शायद शनि तब में भी यहाँ पर अगर पहुँच गए तब तक, तो वो चांस एक बन सकता है, यानी कि 6-7 साल बाद होने को होगा ये। तो इसीलिए इस वर्ष का बहुत आपको लाभ उठाना है, बहुत ध्यान देना है आपको। इस वर्ष को हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि ये वर्ष, जैसे मैंने कहा, एक मूवी बनी थी जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, ये वर्ष आपको ना मिलेगा दोबारा। इस वर्ष का बहुत लाभ आपको उठाना है। अब यहाँ पर हमने शनि बृहस्पति की बात कर ली। एक काल है, एक भाग्य है, एक कर्म है, एक प्रभाव है, एक मेहनत है, एक धन है, बहुत कुछ है ये दोनों ग्रह। जब उनमें राहु महाराज का तड़का लग गया, यानी कि राहु महाराज का प्रभाव आ गया, फिर तो चीज़ें और भी शुभ आपके लिए हो जाती हैं। क्यों? राहु क्या है? कलयुग के राजा। मैंने राहु के ऊपर वीडियो बनाई थी, कई लोग थोड़े से असहमत भी हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे अब वो समय बीतता जा रहा है, जब राहु के प्रभाव की वीडियो, कई लोगों के जीवन में उसका प्रभाव दिख रहा है, वो जो प्रेडिक्शंस थी मेरी, कई लोगों को पसंद भी आई, उनके प्रभाव भी हुआ, तो उन्होंने समझा कि हाँ, राहु कोई बहुत बुरे ग्रह नहीं है, बल्कि आज के टाइम में सफलता के एकमात्र तो नहीं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो रातों रात सफलता देता है। जैसे आप देखते होंगे रातों रात कोई सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गया और वो आज की डेट में वो कुछ ना कुछ और कार्य स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि रातों रात वो पॉपुलैरिटी कौन दिलाता है? राहु ही दिलाता है। तो वैसा ही राहु का प्रभाव भी आपके लग्न पर है, यानी कि कलयुग के राजा का। तो बाय हुक या बाय क्रुक आगे बढ़ने की क्षमता रहती है, और आज के टाइम में इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा अलग भी रास्ता, हाँ किसी का नुकसान ना हो, लेकिन बाय हुक या बाय क्रुक अगर आगे बढ़ सकते हैं तो अवश्य उसमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, राहु पॉपुलैरिटी है। जैसे मैंने कहा ना कि आप देख रहे होंगे आजकल क्या होता है कि रातों रात कोई पॉपुलर हो गया, कोई फूड स्टॉल लगा के पॉपुलर हो रहा है, होता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। जब व्यक्ति का टाइम आता है तो कहाँ से ईश्वर देता है किसी को कुछ नहीं पता। और उसमें हाथ किसका होता है? हाथ राहु का होता है। हाथ राहु का ही होता है, जो मैंने कहा ना, एक कंसिस्टेंसी और एक मेहनत के साथ पॉपुलैरिटी अलग है, एक पॉपुलैरिटी है जो रातों रात मिलती है। अब ये भी अलग चीज़ है कि वो रातों रात जिसको पॉपुलैरिटी मिली है, क्या वो
वो व्यक्ति उस पॉपुलैरिटी को हैंडल कर पाएगा? आज से कुछ वर्षों पहले एक सिंगर थी जो रातों रात पॉपुलर हुई थी, आज वो कहीं भी नहीं है। जो एक टाइम पे रातों रात कुछ लोगों ने उनको लता मंगेशकर जी से कंपेयर कर दिया था, वो पॉपुलैरिटी क्या आज उनके पास है? नहीं। तो राहु अचानक देता है, लेकिन जरूर नहीं कि वो कंसिस्टेंटली देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छा क्या है कि राहु की सडननेस भी है और शनिदेव की कंसिस्टेंसी भी है और बृहस्पति का प्रभाव भी है भाग्य का। तो यहाँ पे जो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होगी, वो लॉन्ग लिव्ड होगी। उसकी जो एक वैल्यू है, उसकी जो एक अवधि है, वो बहुत लंबे टाइम तक होने वाली है। राहु प्रैक्टिकल बनाते हैं और राहु आपको सोशल मीडिया पर पॉपुलर बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाते हुए आप अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा वर्ष दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, वृश्चिक के लिए ये वर्ष नहीं मिलेगा दोबारा। और एक और चीज़ है कि राहु भी देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं। बहुत बार बता चुका हूं कि ये दोनों ही एक्सपेंशन के ग्रह हैं। तो ये वर्ष अपने जीवन को हर एरिया में एक्सपेंड करने का है। करियर, पैसा, नेम, फेम, प्रॉपर्टी, सब कुछ जहां पे आपको वृद्धि चाहिए वहां पे आपको वृद्धि प्राप्त होगी। इस साल का लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ। वो ये है कि आपका 11वां भाव भी बहुत एक्टिवेटेड हो गया है। केतु तो ऑलरेडी हैं या थे पहले भी, बृहस्पति की दृष्टि आ गई और राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा। तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपके और 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर है। सबसे पहला चीज़ यह है कि बृहस्पति और केतु का जब प्रभाव है आपके 11वें घर में, यानी कि आपकी इच्छाओं को एक राह मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ये जो वृश्चिक वाले हैं ये जल तत्व के लोग होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं। भले ही गुस्से वाले देखें आपको, लेकिन बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। यूजुअली अपनों से बहुत इनको धोखा मिलता है, बहुत मात मिलती है, बहुत इनका जो स्नेह है वो घर वालों से नहीं उनको ज़्यादा प्राप्त होता। ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं सत्य है कि वृश्चिक अधिकतम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम वृश्चिक वालों को अपनों से ही धोखा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, या फिर अपने आप को प्रूव करने का जो एक उनके अंदर एक डिज़ायर होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, अपनी ऊर्जा को भी खंडित करते हैं और उनकी इच्छाएं कभी कभी उन पर बहुत हावी हो जाती हैं। इच्छाएं ये वो वेग है जिनको हम अपने ऊपर हावी हमेशा होने ही देते हैं, और इच्छाओं के वेग में, इच्छाओं की तीव्रता में हम गलतियां करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अधिकतम जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिज़ायर्स हैं, वही हमसे कुछ गलत कार्य करवाती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे केतु हैं और अब बृहस्पति का भी यहाँ पे साथ आ गया, तो आपकी इच्छाओं को एक डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, मेरे को ये 10 चीज़ें नहीं करनी, मुझे 2 चीज़ें करनी है जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसमें मुझे आगे बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि जीवन की प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं, और जिसकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं वही जीवन में आगे बढ़ता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी लिमिटेशंस का पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस ही नहीं पता ना, वो दुनिया भर का टैलेंटेड व्यक्ति हो, दुनिया भर का स्किलफुल व्यक्ति हो, वो कभी सक्सेस नहीं प्राप्त करता। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ में अच्छा करना है और उसमें अच्छा कर सकता हूँ, वही आगे बढ़ता है। तो लिमिटेशंस भी आपको अपनी पता रहेंगी और उसके कारण भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि 11वां भाव एक्सपेंशन का है। तो यहाँ पे किसका एक्सपेंशन होगा? केतु ज्ञान के कारक हैं, केतु अध्यात्म के कारक हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों का एक्सपेंशन होगा। केतु सूक्ष्मता है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है, और बृहस्पति बृहत ज्ञान है। तो दोनों का ही प्रभाव 11वें घर पे है, यानी कि आपका सूक्ष्म ज्ञान और बृहत ज्ञान, यानी कि छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर आपका जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, तो यानी कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपको बनाएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी बनाएंगे। ज्ञान कई लोगों के पास होता है, लेकिन क्या वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं? नहीं। कई लोग होते हैं उनके पास बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। यूटिलाइजेशन कौन करवाता है? राहु करवाता है। राहु आपको अपने ज्ञान का मैटेरियलिस्टिक और अदरवाइज रिजल्ट देता है। तो ये ऐसा वर्ष है जहाँ पे आप अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर पाएंगे और अपने ज्ञान की, अपने नॉलेज की यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे। ये वर्ष स्पेशली कुछ फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 11वें भाव की बात होगी, यानी कि इनकम की बात हो गई। इनकम की बात होगी तो करियर और बिजनेस की बात होगी। तो अगर आपका व्यवसाय या आपकी जॉब, आपका व्यापार आईटी से जुड़ा है, रिसर्च से जुड़ा है, एजुकेशन से जुड़ा है, मीडिया से जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा है, या फिर कोडिंग आदि से जुड़ा है, डेटा से जुड़ा है, एनालिटिक्स से जुड़ा है,
इन सब से जुड़ा कोई भी आप कार्य करते हैं तो ये मान लीजिए कि ये वर्ष कहीं ना कहीं आपका ही रहेगा। सोशल फील्ड से जुड़ा आप कुछ कार्य है, पब्लिक फील्ड से जुड़ा आपका कुछ कार्य है, ये साल आपका ही रहेगा। इसमें आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अंतिम पॉइंट ये है कि जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें घर पर होगा तो ये ऐसा वर्ष भी है जहां पर अगर आपने अपने जीवन में कोई स्किल एक्वायर करी है, कुछ सीखा है, किसी चीज़ पर मेहनत करी हुई है, तो आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बन सकते हैं, खुल सकते हैं। तो अपनी इनकम की वृद्धि के लिए, अपने मल्टीपल सोर्सेस को बनाने के लिए, कायम करने के लिए ये वर्ष आपका बहुत अच्छा है। अब चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ। गुरु और केतु परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि केतु पर है, केतु की दृष्टि गुरु पर है, और दोनों ही ग्रह मिलकर आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। पहले तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु क्या है, सप्तम भाव में बैठे हैं और रिकॉग्निशन का भाव है, और केतु क्या है, रूट्स है। केतु को हम जड़ कहते हैं, केतु को रूट्स कहते हैं, और दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये वो ऐसा साल है कि यदि आपने कोई स्किल, कोई ज्ञान प्राप्त किया हुआ था तो ये वर्ष चमकने का है। ये ईयर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रिकॉग्निशन का साल है। और यहाँ पर इन दोनों का परस्पर संबंध, जो एक तरफ रिकॉग्निशन है, एक तरफ वृद्धि है, लाभ है, एक्सपेंशन है। यानी कि अगर आप पिछले कई सालों से, पिछले कुछ महीनों से मेहनत करते आ रहे थे और आपका उसको परिणाम नहीं दिख रहा होता, ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसे आप थे कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते थे, तो यकीन मानिए 11 महीने उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको एक ही लाइन में कहूँगा या 2 लाइन आपके लिए इस पूरे राशिफल को सम्मिलित कर देगी, सम्माहित कर देगी कि पहला, ये वर्ष रिकॉग्निशन का है। दूसरा, दिस इज़ द ईयर टू शाइन। ये आपके लिए अपनी एक अलग पहचान बनाने का वर्ष है। तो ये दोनों ग्रह मिलकर, क्योंकि केतु जैसे मैंने कहा रूट्स हैं, बेस हैं, और बृहस्पति सप्तम में बैठकर रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको अपने ज्ञान, अपने स्किल्स, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने एफर्ट्स, हर चीज़ का ड्यू देने वाला ये वर्ष बन जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आपका जो काम त्रिकोण है, यानी कि 3, 7, 11, ये एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि तीसरे पर दृष्टि है, 7वें में बृहस्पति बैठे हैं, केतु की दृष्टि है, और 11वें में केतु बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टि है। यानी कि पूरा जो आपका काम त्रिकोण है ये एक्टिवेट हो गया। इसका क्या अर्थ है कि नई एम्बिशंस आपके मन में आएंगे, नए एम्बिशंस आएंगे, उनकी पूर्णता होगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदलने का होता है, तो यहाँ पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी। तीसरा, नई एस्पिरेशंस होंगी आपका जो हिम्मत है ना, जो नई नई चीज़ें करने की, वो बहुत बढ़ जाएंगी। और फेम बहुत प्राप्त आपको होने वाला है, आपको रिकॉग्निशन जैसे मैंने कहा बहुत प्राप्त होने वाला है, और एक अलग नाम अपना बना पाएंगे। यकीन मानिए कि अगर आप इस साल में प्रयास करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका एक अलग नाम और आपकी एक अलग पहचान ना बने। बहुत स्वर्णिम अवसर है वृश्चिक के लिए, इस समय का लाभ उठाइएगा, इस कालखंड का लाभ उठाइएगा। अब उपाय की बात करते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी भी एक दिन कर सकते हैं। मंदिर जाके करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है। जो लोग नहीं जाके जा सकते मंदिर, यथासंभव घर में होता है उतना कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग मंदिर जा सकते हैं अवश्य जाइएगा, और नहीं जा सकते तो इवन मानसिक रूप से इस पूजा को करने की कोशिश कीजिएगा, या जितना आपके पास अवेलेबिलिटी है उतना कीजिएगा। क्या करना है? मंदिर जाना है, शिव मंदिर, पूरे शिव परिवार का पहले गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है। 4 प्रकार के फल अपने पास रखने हैं, 4 प्रकार के फूल अपने पास रखने हैं, और 4 प्रकार की मिठाइयाँ अपने पास रखनी हैं। ये सब आप अभिषेक आदि करने के बाद 4 घी के दिए भी अर्पण कीजिएगा। हर दिए में चावल के दाने होने चाहिए। फिर ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फलों का भोग लगाना है, फूल अर्पण करने हैं, मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद ये हो गया सब प्रोसीजर, तो कुछ फूल आपने वहाँ से उठा लेने हैं और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देने हैं, और जो मिठाई है उसमें से खुद कुछ ग्रहण कर लेनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम ये जो 4 ग्रह हैं अच्छा ही प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।